नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ दीपक मेड़तवाल और 3 लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव पर पूरे देश की निगाह लगी हुई है। इनमें से ज्यादातर सीटों की अगर बात कर ले तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ सीटों में क्षेत्रीय दलों का भी यहाँ पर एक वर्चस्व देखा जा सकता है। वो भी समीकरणों को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं और आज हम इसी सब पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर आज यहाँ मतदान हो चुका है उपचुनाव के लिए। अब 2 तारीख पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, जबकि नतीजे आएंगे, पता चलेगा कि जनता ने किसके लिए वोट किया है, किसे यहाँ पर अपना समर्थन जाहिर किया है। और अब इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ श्याम शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़े हैं। कांग्रेस से स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जुड़े हैं हमारे साथ और आशीष चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी में। सबसे पहले मैं श्याम शर्मा जी आपके पास आता हूँ। चुनाव चूंकि 3 लोकसभा की सीटें हैं, 29 विधानसभा सीटें हैं, पूरे देश में बहुत सारी जगहों पर चुनाव हो रहा है। क्या लगता है अभी आपको, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे यहाँ बताए जाते हैं, कहा जाता है कि राष्ट्रीय मुद्दे हैं, सरकार के जो प्रदर्शन है उसको लेकर के। उसके अलावा अगर हम विधानसभा सीटों की बात कर ले तो वहाँ स्थानीय मुद्दे भी प्रभावित करते हैं। जो राज्यों की सरकार है उनकी भी एक तरीके से यहाँ परख होती है। क्या लगता है आपको आज जो चुनाव हुआ है, जो 2 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, किस तरफ इस तरीके की हवा चलती हुई दिखाई देगी? श्याम शर्मा जी। ये बात सही है कि उपचुनाव में कोई सरकार ना आ रही है ना कहीं की जा रही है, लेकिन ये बात सही है कि 14 प्रदेश हैं जिसमें 3 तो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें हिमाचल में मंडी है, आपके एमपी में खंडवा है, नगर देव हवेली। 3 तो लोकसभा क्षेत्र हैं और बाकी आप देख लें कि 29 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें आसाम में 5 जगह हो रहे हैं, बंगाल में 4 जगह हो रहे हैं और एमपी, मेघालय, हिमाचल में 3-3 जगह हो रहे हैं। राजस्थान, बिहार, कर्नाटक में 2-2 जगह हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना में 1-1 सीट पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। अब उपचुनाव में केवल ये जा रहा है कि पूरे 14 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो ये टेस्टिंग हो रही है कि किसकी कई जगह तो स्थानीय, जहां पर कि आप देख रहे हैं कि क्षेत्रीय दल अधिक प्रभावी होकर चुनाव लड़ते हैं, जहां पर बंगाल कह लें या बाकी जगह दे लें और तेलंगाना में कह लें, वहां की स्थानीय स्थिति अलग तरह की है। लेकिन ये बात सही, ऑल ओवर देश में किस तरह की हवा चल रही है उसे रुख का निश्चित रूप से जानकारी होती है कि बीजेपी किस स्थिति में है, कांग्रेस किस स्थिति में या स्थानीय दल किस स्थिति में है। तो ये चुनाव एक संदेश भी देता है कि आपकी स्थिति आने वाले समय में किस प्रकार की होने वाली है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव तो 2024 में होने और कई जगह पर विधानसभा के चुनाव नजदीक टाइम में कि 22 में होंगे, कहीं 23 में होंगे। तो ये बस सही है कि जिस प्रकार से आज देखा कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है। भाजपा कोशिश करेगी कि लोकसभा के क्षेत्र में, लोकसभा वैसे भी उनके पास बहुमत अच्छी स्थिति में है, कांग्रेस सरवाइव कर पाएगी। कांग्रेस की स्थिति जो कमजोर है, लोकसभा की सीट जीत पाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधा है, हिमाचल में है और नागर देव हवेली में है। तो ये भी निश्चित रूप से चुनाव दोनों पार्टियों के लिए अहमियत भी रखता है। अहमियत इस बात के लिए रखता है कि सरकार ना तो आएगी इससे, ना कोई जाएगी, लेकिन वहां आपकी स्थिति किस प्रकार की है, आप किस प्रकार के आप जो कह रहे थे कि मुद्दे कई जगह स्थानीय होते हैं और लोकसभा के अंदर हो सकता है कि वो केंद्र के मुद्दे के ऊपर जो भी चीजें चल रही है, आज जो परिस्थितियां है देश की, प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन किस प्रकार से दिया है और बहुत सारी चीजें कह करके आप वोट मांगते हो। लेकिन आप जो विधानसभा के चुनाव की बात करते हैं, विधानसभा में स्थानीय मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। और हमारे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 2 जगह चुनाव हो रहे हैं, तो राजस्थान में भी देखिए कि बीटीपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अलग तरह से चुनौती दे रही है कांग्रेस और बीजेपी को। और मतदान भी 60% मतदान करीब राजस्थान में हुआ, शांतिपूर्वक मतदान हुआ है, कहीं ऐसा संदेश नहीं मिला है कि कहीं लड़ाई झगड़े हुए हों। और बहुत चुनाव आयोग ने अच्छी स्थिति करके चुनाव लड़ाया है और चुनाव में इस बार पहली बार देखने को मिला कि रात को प्रचार प्रसार नहीं हुआ इस बार, क्योंकि कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रचार का समय भी निर्धारित किया कि इतनी बजे के 7 बजे बाद चुनाव प्रचार नहीं होगा। तो एक नया
परिप्रेक्ष्य में कोरोना होते हुए भी चुनाव हुआ है और पूरे देश में जब 14 राज्य कह देते हैं तो आधे देश में चुनाव हो रहा है। और आप देखिएगा कि अगर देखें तो उत्तर भारत में भी है तो दक्षिण में भी है, सब जगह का टेस्टिंग चुनाव हो रहा है। और ये दोनों ही पार्टियों को एक नया संदेश देगा कि आने वाले समय में आपकी स्थिति किस प्रकार की है और किस तरह रुक जा रहा है। तो इस फैसला 2 तारीख को होगा और किसको कितना मिलेगा ये तो अब, क्योंकि मतदान जो ईवीएम में बंद हो गया है, अब किसके भाग्य में जीत है, किसके भाग्य में हार है, ये तो अब आपको 2 तारीख को साफ खुलासा हो जाएगा। और मोदी जी के पक्ष में माहौल हो रहा है या राहुल गांधी या सोनिया, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब कांग्रेस के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये बात सही है कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो रही है या फिर वो और जिस स्थिति में है उस स्थिति में है या नहीं, ये सब फैसला आपको 2 तारीख को देखने को मिलेगा। जी, सही कहा श्याम शर्मा जी। अब 2 तारीख का सबको इंतजार है। अभी हम राजस्थान की विशेष तौर पर बात करते हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्णिम जी, हम विशेष तौर पर राजस्थान की बात करें, वल्लभनगर की बात कर लें, धरियावत की बात कर लें, टिकट का जो फैसला था वो भी काफी मुश्किल था। कांग्रेस की बात कर लें तो यहाँ पर भी हमने अक्सर ऐसी खबरें सुनी थी। आपको क्या लगता है, जो यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें स्थानीय जो समीकरण हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, राज्य सरकार का प्रदर्शन है, इनके आधार पर वोट होंगे या केंद्र सरकार में मोदी के नाम पर जैसे कि वोट की बात की जाती है, केंद्र सरकार के प्रदर्शन की बात की जाती है, क्या लगता है आपको, जानना चाहते देखिए, दोनों ही सरकारों के प्रदर्शन की समीक्षा जनता करेगी, क्योंकि दोनों ही सरकारों को वोट दिया है। निश्चित रूप से राजस्थान सरकार ने जो कार्य किए हैं अभी महामारी काल के अलावा जो लोगों को राहत प्रदान करनी थी, एक अच्छा बजट पेश किया मुख्यमंत्री जी ने, और जो विकासोन्मुखी के कार्य किए बजट के माध्यम से, जो हमने अन्य राहत प्रदान की, ये तो देखा ही जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के मुद्दे हैं, इनको भी देखा जाएगा। देश में जो लगातार बढ़ती हुई महंगाई है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बेतहाशा वृद्धि हो रही है, खाद्य तेलों के दाम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो फेलियर था जो केंद्र सरकार का कोरोना महामारी के दौरान आम जनता को राहत प्रदान करने के लिए, ऑक्सीजन हो या दवाइयां हो, जो इसका मैनेजमेंट उन्होंने किया और इसमें असफल रहे, इन सब चीजों को परखेगी जनता। क्योंकि हमने यहाँ पे जो कार्य किया, सिर्फ सरकार ने ही नहीं, हमारे संगठन ने लगातार पूरे प्रदेश में टीम बना करके विधानसभा वाइज हमने लोगों तक, पीड़ितों तक हम वहां पहुंचे, उनकी समस्याएं सरकार तक पहुंचाई और उसका हल निकाला। उसका परिणाम हमें लगातार हो रहे, चाहे पंचायत चुनाव हो या उससे पहले अभी उपचुनाव हुए, उनमें हमें मिला और उसका फायदा मिला, जनता ने सराहा। तो आप ये देखें कि आज 3 साल होने को आए हैं और जिस प्रकार से इस महामारी काल में भी हमारी सरकार ने लगातार रोजगार प्रदान कर रही है युवाओं को, जो हमारे वादे थे उनको हम पूरा कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को एप्रिशिएट कर रही है जनता। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक मुद्दा राजस्थान में हमारे खिलाफ खड़ा करने में असफल रहे। और जहां तक इन 2 विधानसभा क्षेत्रों की बात है, तो ये तो बड़े चर्चित रहे हैं यहाँ पे कि कोई किसी को टिकट देना चाहता था, ले कोई और आया, कोई उदयपुर संभाग का नेता था, वो अपने प्रत्याशी को टिकट नहीं दिलवा पाया, जोधपुर के नेता ने दिला दी। तो ये सब इनमें कंट्रोवर्सीज, हमारे ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। हमने एकजुट होकर के कार्य किया और लगातार कार्य कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आप देखिएगा इसका परिणाम, ये दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी बड़े भारी अंतर के साथ चुनाव जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी तो एक सीट पर तो शायद तीसरा या चौथा क्या नंबर रहेगा, ये परिणाम 2 तारीख को आ जाएगा, लेकिन पहले 2 में नहीं है। जो वही स्थिति है जो सुजानगढ़ में इनकी हुई थी। जी, चलिए आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले राजस्थान की बात कर लें, पूरे देश की बात कर लें, लोकसभा की जो सीटें उनकी बात कर लें, क्या आपको लगता है, क्योंकि कांग्रेस के दावे जो हैं पूरी तरह से तथ्यहीन नहीं कहे जा सकते, क्योंकि बीच बीच में जो चुनाव हो रहे हैं, विशेष तौर पर हम छोटे चुनावों की बात कर ले तो उनमें कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आपको क्या लगता है, इन चुनावों में 2 तारीख को क्या उम्मीदें आपने लगाई? आशीष जी, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। आशीष जी, हम आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे। चलिए,
हम आपके पास वापस लौट करके आते हैं, श्याम शर्मा जी के पास चलते हैं। श्याम जी, अगर बात करें राजस्थान के स्थानीय समीकरणों की बात करें वापस से, क्योंकि स्थानीय मुद्दे और कांग्रेस का प्रदर्शन, तो उनकी काफी कुछ चीजें थी जो प्रभावित कर रही थी। कांग्रेस का दावा यहाँ पर काफी मजबूत हो जाता है। श्याम जी, देखिएगा कि राजस्थान में चुनाव 2 सीटों पे हो रहा है और यहाँ पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि टिकट के बंटवारे को लेकर के जो विवाद हुआ था और फिर बीजेपी में वसुंधरा खेमा अलग था, कई खेमे थे, टिकट किसको मिला नहीं मिला अलग बात है। बीटीपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो कि पहली बार इस क्षेत्र में आकर के चुनाव लड़ रही है और वो भी बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर के चुनाव मैदान में खड़ा कर रही है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अगर दोनों सीटें जीत लेते हैं तो हाईकमान को कहने की स्थिति में आएंगे कि उनकी सरकार ठीक ठाक काम कर रही है। अगर मान लीजिए अगर उनके हाथ से सीटें चली जाती है तो निश्चित रूप से बीजेपी हावी हो जाएगी, लेकिन ऐसा मेरे को दिखता नहीं है क्योंकि बल्लभनगर में कांग्रेस की स्थिति मजबूत स्थिति है। अब आपके धैर्यवद में ये जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे वो अलग बात है, क्योंकि वहां की स्थिति बिल्कुल अलग तरह की हो गई है। लेकिन दावा दोनों ही पार्टी कर रही है कि हम दोनों ही सीटें जीतने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता क्योंकि मतदाता ने जो निर्णय किया वो सबको मानने भी होगा। लेकिन परिस्थिति ऐसी लगती है कि ये कांग्रेस एक सीट तो जीत सकती है, दूसरी सीट पर कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये बात सही है कि चुनाव में इस बार ये भी देखने को मिला, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिली कि कांग्रेस में भी एकता का सूत्र जब नॉमिनेशन करने गए उस दिन तो दिखा, बाद में मुख्यमंत्री दोबारा से सचिन पायलट को अपने साथ ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए। वो खुद ने निश्चित रूप से कमान संभाली और ये कहने का प्रयास किया। देखिएगा कि वो गए भी, आप देखिएगा जिस तरह से उन्होंने प्रत्याशी के पास जहां पर जो इनके प्रत्याशी जो गौतम मीणा दिवंगत हो गए थे उनके घर पे भी गए और फिर आम सभा में भी कहा कि बीजेपी ने उनके बेटे के साथ अन्याय किया, न्याय नहीं किया। तो राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री जी ने श्रद्धांजलि भी दी और अपने पार्टी को ये कहने का भी प्रयास किया कि हम तो न्याय कर पाए और बीजेपी न्याय नहीं कर पाए। तो बहुत सारी आप देखिएगा गुलाब चंद कटारिया इस चुनाव में जहां जाना चाहिए था वहां नहीं गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं बल्लभनगर जाऊंगा तो वो अपने उसको टिकट नहीं दिला पाए। तो बहुत सारी चीजें इस पार्टी का फैसले के आधार पर अब जो नतीजे 2 तारीख को आएंगे तो भाजपा भी अपने आप में बहुत सारे सवाल जो खड़े किए वो जवाब उसी वक्त मिलेगा, आज तो जवाब भी नहीं मिल पाएगा। और ये भी बात सही, बीटीपी कितना प्रभाव डालेगी, बीटीपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भाजपा और कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगी, ये परिणाम के बाद एनालिसिस करने की स्थिति बनेगी। अभी तो कह सकते हैं कि चुनाव हो गया है, ईवीएम में भाग्य बंद हो गया है और 60% करीब मतदान दोनों जगह हुआ, शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। तो ये चुनावी संदेश देने का काम करेगा कि भाजपा की सरकार, भाजपा जो सरकार से कह रही है कि भाजपा कांग्रेस की सरकार जाने वाली है, अगर दोनों सीटें कांग्रेस जीत लेती है तो फिर ये इनका दावा खोखला नजर आएगा कि फिर ये नहीं कहेंगे कि हम वापस से सत्ता में आ रहे हैं। कांग्रेस भी और बीजेपी दोनों ही बहुत सारे संदेश भी देगी और आने वाला राजनीतिक फैसला भी हो पाएगा कि किसकी स्थिति मजबूत है किसकी कमजोर है। जी, तो एक बार हम फिर से आशीष जी के पास चलते हैं, संपर्क करने की कोशिश करते हैं। आशीष जी, स्थानीय अगर हम बात कर लें तो 2 विधानसभा सीटें हैं, उन पर क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस का दावा यहाँ कुछ मजबूत नजर आता है। आशीष जी, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, लगता है कोई तकनीकी खामी है इसकी वजह से। मैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी के पास आता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें टिकट वितरण से लेकर के जितना भी कुछ हो रहा, कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाई दिया कि अंदरूनी खींचतान, हम कांग्रेस की बात ना करें, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी की ना करें, कांग्रेस की बात कर लें, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनसे कि पार्टियों को उठना पड़ा, कुछ असंतोष वहां पर दिखाई दिया। इनके बाद क्या लगता है आपको कि जो प्रदर्शन होगा ये एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी है, क्योंकि अंदरूनी क्या चल रहा है पार्टियों में ये जनता तक आराम से आज बातें पहुंच रही है। स्वर्णिम जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं यहाँ पर कि कांग्रेस में भी लगातार, जैसा कि भी श्याम जी ने कहा, तो अभी लगता है कि स्वर्णिम जी से हमारा संपर्क यहाँ नहीं बन पा रहा। श्याम जी, यहाँ एक संक्षेप में मैं यहाँ जानना चाहूंगा कि दोनों पार्टियां
राजनीतिक पार्टियां हैं, लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, यहाँ पर हम देश की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी जैसी खींचतान चल रही है, बार बार खबरें छन छन करके आती हैं, तो ऐसे के अंदर एक बार हम अभी स्वर्णिम जी के पास चलते हैं, उनसे हमारा संपर्क फिर से हो गया है। स्वर्णिम जी यहाँ जानना चाहते हैं कि जो खींचतान चल रही है, उस खींचतान के बीच आपकी पार्टी में भी ऐसी खबरें बार बार छन छन करके आती रही। क्या लगता है आपको कि एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन है ये चुनावों का जो नतीजा है? देखिए, निश्चित रूप से जो चुनावों के नतीजे आएंगे, हम तो हमारी सरकार के कामकाज पे मैंडेट मांग रहे हैं। हमने जो वोट मांगा, हमारी सरकार ने जो सेवा कार्य किए और जो जनता के बीच रह करके हमने जो जनउपयोगी कार्य करवाए हैं, उनको लेकर के हम वोट मांग रहे हैं। और सारी जनता ने, सारे देश ने देखा कि किस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है एक बेहतरीन प्रबंधन किया कोरोना महामारी के दौरान, और जनता को जितनी राहत दे सकते थे वो देने का प्रयास किया। और आप ये देखिए कि अभी सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि जिस वक्त देश में रोजगार चले गए, रोजगारों से जो है लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, यहाँ पे राजस्थान सरकार ने लगातार प्रयास किया कि हमारे युवाओं को ना सिर्फ हम नौकरी दे सके, नौकरी देने के अलावा हम लोगों ने ये प्रयास किया कि यहाँ पे जितनी अच्छी रोजगार उन्मुखी जो कहना चाहिए योजनाएं हम ला सकें, लोगों को स्किल डेवलप कर सकें, ये सब कार्य हम लगातार कर रहे हैं। इसके नतीजे मिले। देखिए, ग्राउंड वर्क हमने किया, ग्रास रूट पे हमारे जो वर्कर काम कर रहे हैं, इसलिए हम पंचायत समितियों से लेकर के सरपंचों के चुनाव तक भी हमने हमारे प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा। आज 3 साल होने को आए, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं दिखती है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, जिसे हमारे शासन पे बात करके हमारी योजनाओं को लेकर के सहयोग करना चाहिए था, सहयोग करने के अलावा हमें सुझाव देने चाहिए थे यदि कोई कमी थी, तो आप ये देखें कि ऐसा करने में वो असफल रहे। रीट की परीक्षा हुई, इतनी बड़ी परीक्षा हुई, पटवारी की परीक्षा हुई, आरएस की हो गई, आगे भर्ती निकल रही है हमारे कांस्टेबल्स की। तो ये लगातार कार्य चल रहा है, ये जनता के हित का कार्य है। इसमें सुझाव देने की बजाय जो है आप बेसिर पैर के आरोप और लगाना, और ताकि भर्ती ना हो सके, तो ये कहाँ उचित नहीं है। इसको जनता ने देखा और इसको जनता ने जो है नकारा इस बात को। तो ये सारे चीजें जो है मुद्दे बने। इसके अलावा आप देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि साहब मुख्यमंत्री जी क्यों जो हमारे सम्मानीय विधायक जो अब नहीं रहे, जिनकी मृत्यु हो गई, गौतम लाल मीणा, उनके यहाँ पे बैठने क्यों गए? ये कोई ये अच्छी बात है क्या? संवेदना प्रकट करना कोई बुरी बात है? इससे पहले उपचुनाव हुए थे राजसमंद में, बजट के दौरान मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि दिवंगत जो विधायक है श्रीमती किरण महेश्वरी, उनके सम्मान में, उनके नाम से वहां पे एक कॉलेज खोला जाए। तो यहाँ पे इनको आपत्ति है। तो ऐसी आपत्ति करना ये बड़ा ये गलत विषय है। जबकि होना ये चाहिए कि सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों को हम सम्मान देते हैं, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी, जो जनप्रतिनिधि हैं, आज जो सरकार में बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और यदि जनता की कोई समस्या है जो केंद्र के क्षेत्राधिकार में, वहां जाकर के केंद्र से योजनाएं लानी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ हमारी सरकार है, लेकिन अगर जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, समय मुझे इस वार्तालाप को आगे जारी रखने की इजाजत नहीं दे रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, श्याम शर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े, और आशीष जी जिनसे हमारा संपर्क किसी वजह से नहीं हो पाया, लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी खबर में हम अभी आगे रुख करते हैं एक दूसरी खबर की तरफ। एक खबर मंडी से है। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है ये देखने को मिली। मंडी लोकसभा उपचुनाव में श्याम शरण नेगी, ये देश के प्रथम मतदाता हैं, जिन्हें कह सकते हैं कि जो लगातार अभी तक वोटिंग करते आ रहे हैं, उनको जन टीवी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हम पूरे देश के लिए एक ये कह सकते हैं कि एक मैसेज है कि किसी भी परिस्थिति में वो लगातार अभी तक जिस तरीके से उन्होंने एक हौसला दिखाया है, वैसे ही देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए जरूरी है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़े। तो बड़ी खबर में फिलहाल के लिए भी इतना ही। तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जन टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।